Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. आज के इस वीडियो में guys हम क्या करेंगे, we will be discussing all the questions जो आपके जीके जीएस और साइंस के जो आरआरबी जेई का जो आपका 18 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था उसके सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे. गाइज इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो का एनालिसिस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रखा है चैनल पे. इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट येट तो जल्दी से जाओ उसको जरूर से देख लो. इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट. एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स वर आस्किंग फॉर कि मैम सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस करा दीजिए. सो फॉर ऑल ऑफ यू ऑल हेयर वी हैव कम अप विद दैट एग्जाम एनालिसिस. ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे जो आपका आरआरबी का 18 दिसंबर को हुआ था. अगर किसी भी तरह की गाइस कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो बेहिजक कमेंट करके जरूर से बता देना. किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो तो वो भी सब कुछ हमारे चैनल पे वेलकम है. You just have to mention that in the comment section down below, okay? And yes, if you are new on the channel, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो just a humble request from deep down. ओके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन एंड क्विकली लुक फॉर द क्वेश्चंस. सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जिनका नाम है रामनाथ को ठाकुर. ठीक है, रामनाथ ठाकुर जो हैं उन्होंने अटेंड करा था G20 का एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स जो लेवल मीट हुआ था. तो आपसे पूछा ये गया था कि उन्होंने ये जो मीट अटेंड करी थी. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये भी जान लेना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है. सो द नेम इज रामनाथ ठाकुर जिन्होंने G20 का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स लेवल अटेंड करा था. कहाँ पे अटेंड करा था तो गाइज उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुयाबा ब्राजील में. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड. तो गाइज यहाँ पर दो चीजें हैं जो सिटीजनशिप आपका अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ना उसको पारित तो जो किया गया था इट हैपेंड ऑन 11th ऑफ दिसंबर 2019. ठीक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसको हम शॉर्ट में CAA बोलते हैं उसको गाइज पारित एज आई जस्ट टोल्ड यू यानी कि पास जो किया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो वो तो हुआ था 11 दिसंबर 2019 को. तो डेट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. अगर पारित का पूछा जाए तो 11 दिसंबर 2019, लेकिन लागू कब हुआ आपसे पूछा गया था, इंप्लीमेंट कब हुआ. ठीक है, लागू जो हुआ है केम इन टू फोर्स जो हुआ है इट हैपेंड ऑन 10th ऑफ जनवरी 2020 जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए थे उस पर. तो दोनों ही डेट को अच्छे से याद रखना है. जो भी पूछा जाए वो बता देना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है. पास कब हुआ था 11 दिसंबर 2019, इम्प्लीमेंट हुआ था या फिर केम इन टू फोर्स कब हुआ था इट हैपेंड ऑन 10th ऑफ जनवरी 2020. सो आई होप आई हैव मेड दैट क्लियर टू यू गाइस. Okay, next question. Na2CO3.x H2O. What would be the value of x in here? तो गाइज यहाँ पर पूछा ये गया था कि यहाँ पे जो x दे रखा है उस x की जगह पर क्या आएगा. सो गाइज यहाँ पर जो आपका x है x की जगह जो वैल्यू आनी चाहिए वो है आपकी 10 यानी कि वो बना देगा Na2CO3.10H2O जिसको हम कॉमनली बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, सो दिस Na2CO3.10H2O जो है दिस इज योर हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. तो आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा विच इज 10. Okay, next question. What is fragmentation commonly used for? So guys, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेसिकली उनमें बहुत कॉमनली और बहुत ऑर्डिनरली ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है प्रोसेस इसको यूज किया जाता है. सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हो जाएंगे जिनमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है. Okay, next question. In which city did Jitendra Singh start the first biopolymer city facility? So सबसे पहला बायोपॉलीमर फैसिलिटी जो हुआ है सबसे पहले जो ये शुरू किया गया है ये किया जितेंद्र सिंह के द्वारा जो कि शुरू किया गया है. So guys that has happened in Pune. तो Pune is the correct answer. Next question. Which article says that Lok Sabha and Rajya Sabha elections will be held on adult franchise यानी कि जो भी ऑब्वियसली एडल्ट इज 18+ तो उसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 326. सो आर्टिकल 326 इज द करेक्ट आंसर हियर.
So guys, next question is, if any amendment is made in Pondicherry under Article 239B, then it will not be considered under which article? So guys, 239B जो article है उसके तहत अगर पौंडीचेरी में किसी भी तरह के कोई changes होते हैं तो एक ऐसा article है उसमें consider इस चीज को नहीं किया जाएगा. So उसका correct answer आपका है article 368. Next question, what do ethanol and acetic acid together form? So guys, जब ethanol और acetic acid को आप combine करते हैं तो guys उससे बनता है ethyl acetate. So ethyl acetate is the correct answer. Next question, where was the World Sustainable Development Summit 2024 held? So guys, न्यू दिल्ली में ये हुआ था. नेक्स्ट अप गाइज, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है इस बार, तो ये एसएससी में भी बहुत ही क्वेश्चन आया था, तो इसको तो रट लो कि प्रोसेस होता क्या है ट्विंकलिंग का. ठीक है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो आखिर करते क्यों हैं? So again, this question was asked to you guys that why do stars twinkle? So guys, stars जो होते हैं they basically twinkle due to the atmospheric refraction of sunlight. Oh sorry, starlight. ठीक है, so अगर आपको पूछा जाता है तो atmospheric refraction of starlight is the correct answer, जिसके कारण stars ऐसा लगता है as if they are twinkling. So guys, as the stars are very far away, they behave as almost a point source of light. When the light coming from stars enters the Earth's atmosphere, ठीक है, जैसे ही स्टार्स की जो लाइट होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो गाइज वो रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अर्थ की ना काफी सारी लेयर हैं, जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आके वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिफ्रैक्ट होता जाता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी प्रेजेंट इन देयर, जिसके कारण हमें ऐसे लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है. क्योंकि होता क्या है, एक लेयर में ज्यादा है एक लेयर में कम है, तो कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन दैट इज देयर इन द एयर डेंसिटी, ऐसा यू नो ऐसा दिखता है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है बट ऐसा दिखता है एज इफ द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट ट्विंकलिंग. स्टार्स का जो रियल लाइट होता है वो रियल लाइट ही होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्फेरिक एनवायरमेंट जो कि अलग अलग प्रेजेंट है वहां पे, उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है. Okay, next question, where was the SCO meeting held in 2024? So guys, that happened in Islamabad, Pakistan. और यहाँ पर हम SCO की किस चीज से रिलेटेड बात करें, जल्दी से कमेंट में बता दो. सो गाइस, जो 23rd मीटिंग थी, SCO का फुल फॉर्म जो कि मैंने अभी आपसे पूछा भी था, सो 23rd मीटिंग थी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO शॉर्ट में बोलते हैं, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट CHG, जो कि आपका 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था. और इस समिट के अंदर क्या मतलब चीज होती है, तो दिस समिट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ब्लॉक्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो थे, उन्होंने इस इंडियन डेलीगेशन को आप कह सकते हैं कि लेड किया था, ठीक है, एट द समिट. Okay, next question. The fan gets hot after running for a long time. What will be its effect? अगर एक पंखा है, बहुत देर से चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो इसका इफेक्ट अब क्या होगा? तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जो ब्लेड होगा वो धीरे धीरे चलेगा, एंड उसके कारण इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फैन टू ऑफर इनफ कूलिंग एयर फ्लो. Okay guys, next question, where is Hangul found in Kashmir? So guys, Hangul जो है ये आपका दाचिगम नेशनल पार्क और ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है. सो दाचिगम नेशनल पार्क एंड ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोकसेस आर देयर इन अ लेंस? तो गाइस, एक लेंस में कुल जो फोकस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ओके, नेक्स्ट अप, व्हाई डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स? तो गाइस, हर एक प्लांट का जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिटी हो, डेवलपमेंट हो, उनका प्रेजेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह का जो डाइवर्सिटी होता है इट बेसिकली हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ फॉर एवरी अदर क्रिएचर ऑन द प्लैनेट. एंड प्लांट्स जो होते हैं दे कैन प्रोवाइड बोथ द हैबिटेट्स एंड द फूड सोर्सेज फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स. वो हैबिटेट्स के लिए और जो अदर ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट पे प्रेजेंट है उनके लिए फूड सोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं. एंड फ्रॉम द अर्लीस्ट एंड सिंपल फॉर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट लाइफ हैज लेड डाउन द पाथवेज फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू फॉलो. तो इकोसिस्टम का स्टार्टिंग होता है, ठीक है, और
प्लांट्स के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी होता है ये डाइवर्सिटी होना, ये डेवलपमेंट होना। Okay, next question. Who launched 25 challenges for which under the Creative India Challenge Season 1? So guys, it happened by the Union Minister Ashwini Vaishnav, जो कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। तो ये चीज याद रख लेना आप, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मैनेजर हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने लॉन्च किया है द क्रिएटिव इंडिया चैलेंज सीजन 1। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में। कब किया है? 22 को, अहेड ऑफ द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। Next question, Shivraj Singh Chauhan is the minister of which ministry? So guys, Union Minister of Rural Development is the correct answer because he is the one who is handling that ministry. और he serving as the 32nd Agriculture and Farmers Welfare Minister. ठीक है, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर को जिस पोजीशन पे वो आए हैं वो हो गया है 32nd, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो ही इज एट द 23rd पोजीशन। तो ये दोनों चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। Okay, next question. The number of X chromosomes present in a father's body are. So guys, जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं दैट आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, वो होते हैं 23 पेयर। ठीक है, वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड बिकॉज इट इज अ पेयर, इसका मतलब हो गया 23 + 23 विच इज 46। तो टोटल क्रोमोसोम्स का काउंट हो गया 46। Normally, there are 46 chromosomes present total in each cell in human. 22 of these 23 pair are referred to as autosomes. ठीक है, इन 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं ना, उनको हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। और एंड आर द सेम इन बोथ फीमेल्स। जो ये 22 क्रोमोसोम्स होंगे ना, ये आपके 23 में से जो 22 हैं, यानी कि इन टोटल जो 44 हो जाएंगे, ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ना, ये मेल में और फीमेल में दोनों में सेम होते हैं। जो डिफरेंट होता है वो होता है आपका लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज द 23rd पेयर। सो आई होप वी आर क्लियर ऑन दैट कि जो टोटल 23 में से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ना गाइस, वो तो सेम होते हैं, एक मेल बॉडी में एक फीमेल बॉडी में, दोनों में ही। लेकिन जो लास्ट का होता है ना 23rd पेयर, वो क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। सो इस चीज को याद रखना आप, बिकॉज तभी एक्स एक्स और एक्स वाई बनता है, क्योंकि फीमेल बॉडी में वाई प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉकेट हैज इसरो लॉन्च्ड रिसेंटली? तो गाइस अगर रिसेंटली की बात करें तो इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च करा है जिसका नाम है फैल्कॉन 9 रॉकेट, जो कि कैरी कर रहा है इसरोज का GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो लिफ्ट ऑफ करा है केप कैनावेरल स्पेस फोर्स सेंटर। ठीक है, ये टाइम तो यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज इट हैज नॉट हैपेंड टुडे। ठीक है, एंड इट वाज द थर्ड लॉन्च इन लेस देन 24 आवर्स फॉर एलन मस्क कंपनी। एलन मस्क की कंपनी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सो ये आपको याद रखना है। सो द नेम ऑफ द रॉकेट लॉन्च रिसेंटली बाय इसरो इज फैल्कन 9 रॉकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल डिड गांधी जी गो विद ऑन द दांडी मार्च? तो जैसे कि हम सब जानते हैं, गांधी जी ने काफी तरह के अलग अलग तरह के सत्याग्रह करे थे। उसमें से एक था दांडी मार्च, जो कि उन्होंने सॉल्ट वाटर के लिए किया था, सॉल्ट के लिए किया था। सो बात करें कि उन्होंने कितने सपोर्टर्स लेके ये दांडी मार्च शुरू किया था और कंडक्ट करवाया था। सो बेसिकली ऑन मार्च 12 1930, तो ये जो दांडी मार्च था ये हुआ था। ठीक है, on March 12 1930 गांधी made the decision to lead 78 supporters। ठीक है, तो कुल कितने मेंबर उनके साथ थे? 78 सपोर्टर्स, जिसमें उन्होंने 241 माइल की मार्च करी थी साबरमती से लेके कोस्टल विलेज ऑफ डांडी तक अरेबियन सी पर, और इसी कारण से उसका नाम डांडी मार्च रख दिया गया था। Gandhi and his allies were ordered to break the salt law in Dandi by producing salt from salt water. This is the reason why they started off with this particular march on the date 12th of March 1930. ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। So how many supporters were there? 78. Okay, next question. Who is the Panchayati Raj Minister? So guys, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh या ललन सिंह जो भी है is the Panchayati Raj Minister. Okay, next is electromagnetic force was discovered by whom? So guys, Hans Christian
ओर्स्टेड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड? सो गाइस वो एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है। So guys, as we just talked about the discovery, so guys in 1820 Danish physicist and chemist जिनका नाम है हंस क्रिश्चियन ओरस्टर्ड, उन्होंने जिनका जीवन काल की अगर अपन बात करें तो 1777 से 1851 तक रहा था, उन्होंने डिस्कवर करा था दैट व्हाट वुड बिकम विच इज नोन एज ओर्स्टर्ड्स लॉ। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अफेक्ट करता है एक कंपास नीडल को और क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो इसीलिए उनको उसका जनक के रूप में भी जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट अप वी हैव व्हाट टाइप ऑफ फिजन अकर्स इन अमीबा? सो गाइस अमीबा जो है उसमें बाइनरी फिजन होता है, सो बाइनरी फिजन इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस अमीबा जो होता है इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और जैसे कि आप सब जानते ही होंगे जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली विच इज सिमिलर टू बैक्टीरिया, और बाइनरी फिजन के थ्रू वो करते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट रेप्लिकेट्स फर्स्ट, ठीक है, फॉलोड बाय द पेरेंट सेल विच फर्दर डिवाइड्स इट इनटू टू डॉटर सेल्स, एंड उसके बाद में ये जो डॉटर सेल्स होती हैं जो कि इक्वल साइज्ड होती हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड में टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल पेरेंट से। तो ये अमीबा का आप कह सकते हैं कि पूरा प्रोसेस है, किस तरह से इट हैपेंस, द रिप्रोडक्शन प्रोसेस हैपेंस। और इसी प्रोसीजर में जो अमीबा होता है दैट अंडरगोज बाइनरी फिजन, वो ज्यादा ही ज्यादा ग्रो करने लगता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बाइनरी फिजन इट इज गोइंग थ्रू इन इट। जो न्यूक्लियस होता है इट एक्सटेंड्स एंड इवेंचुअली वो आगे फिर डिवाइड करता है आगे दो डॉटर सेल में, और इन द केस द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, अब यहाँ पे दिस केस की अगर आप बात करें कि कौन सा है, अगर आप पूछना चाहें तो अभी आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक डायग्राम दिखाऊंगे, उस केस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इस केस के हिसाब से जो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस है जिसको हम कैरियोकिनेसिस बोलते हैं इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म जिसको साइटोकिनेसिस बोलते हैं, एंड एज अ रिजल्ट टू अमीबाज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, और जो पेरेंट आइडेंटिटी होती है वो लूज अप हो जाती है बिकॉज दे जो पेरेंट होता है उसने आगे दो अमीबा प्रोड्यूस कर दिए हैं, फिर उसी का जो कि आइडेंटिकल होता है नेचर में, और उन्हीं टू अमीबास की फिर प्रॉपर्टीज आगे फॉलो करती है। अब यस, द डायग्राम विच आई वाज रेफरिंग टू वो है यहाँ पर कि किस तरह से वो पूरा प्रोसेस होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज द फुली ग्रोन अमीबा, और ये जो चीज होती है ये साइटोप्लाज्म कहलाती है, और अंदर ये जो है ये न्यूक्लियस है। फिर आगे किस तरह से न्यूक्लियस बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस फिर अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, यहाँ पर दो डॉटर सेल्स आ गई हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है आगे जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है, एंड उसके डिवाइड होने से दो अलग अलग अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। Yeah. What will be the pH when the hydrogen ion and OH ion are equal? So pH उस समय पे क्या होगा जब हाइड्रोजन आयन और OH आयन इक्वल होंगे? So guys, it's really quite simple. It means कि there are equal amount of hydrogen ions and hydroxide ions. ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन और OH आयन इक्वल हैं तो हाइड्रोजन के आयन और हाइड्रोक्साइड के आयन दोनों ही इक्वल हो गए हैं, इक्वल अमाउंट में हो गए हैं। स्पेसिफिकली न्यूट्रल वाटर उस टाइम पे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा? हाइड्रोजन आयन हो गया H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस, दिस ऑल्सो मीन्स पीएच इज इक्वल्स टू POH। तो पीएच क्या रहने वाला है, वो रहेगा आपका POH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड? तो गाइज वो होता है पैरेलल और क्लोजली स्पेस्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज जनरेटेड इनसाइड द सोलेनॉइड वो सिग्निफिकेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत मोर यूनिफॉर्म आप कह सकते हो होता है देन इट इज आउटसाइड, आउटसाइड से ज्यादा, ठीक है। Within the solenoid the magnetic field lines are very much parallel and closely spaced. Okay, next is CaOCl2 is formed of what? So guys, calcium hypochlorite, which can be defined as a chemical compound which is having the formula CaCiO2, which is commonly अगर उसको हम बताएं तो it is referred to as either calcium oxychloride or bleaching powder, ठीक है।
It can be said in ionic compound which is made up of two hypochlorite anions yani ki CiO minus and a calcium cation which is Ca2 plus. So guys, CaOCi2 is the chemical formula of calcium oxychloride which is commonly known as bleaching powder. Okay. और अगर हम बात करें कि how it is prepared, so it is prepared by the reaction of chlorine gas with calcium hydroxide जिसको हम slaked lime के नाम से भी जानते हैं. The reaction जो reaction होगा इन दोनों को साथ में लाने से जो reaction होगा it is CaOH2aq plus Cl2g जो कि कन्वर्ट होके बनेगा फॉर्म करेगा CaOCl2aq plus H2OI. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइक इनसाइड द सोलेनॉइड. तो गाइस जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इनसाइड जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होता है. So guys, as we are talking about solenoid here, we will be discussing some more things related to solenoid. So guys, a solenoid होता क्या है? Basically, it is a wire which is coiled up into a spiral shape. और जब एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है इसमें से तो शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है टू द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. The field inside a solenoid is very much strong and uniform as we just discussed. और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नियरली यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनॉइड एंड क्लोज टू जीरो आउटसाइड द सोलेनॉइड. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको. और एक आइडियल सोलेनॉइड जो होगा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट वुड बी वेरी मच यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल. इसका मतलब ये है जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं विद इन द सोलेनॉइड. सो दैट इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ. तो गाइज ये चीज अच्छे से याद रखना. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कश्मीर का जीआई टैग के प्रोडक्ट्स के बारे में. सो गाइज जो लेटेस्ट आइकॉनिक कश्मीरी क्राफ्ट्स हैं जिनका नाम है पश्मीना, कश्मीर सोजनी, खानी शॉल, पेपियर माशे, कश्मीरी क्राफ्ट्स, खातम बंद एंड वॉलनट वुड carving have been officially granted. इन सब प्रोडक्ट्स को रिसेंटली कश्मीर के जीआई टैग का नाम दे दिया गया है. उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स से वो व्हाट इज इट कॉल्ड उपाधि आप कह सकते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन की उपाधि दे दी गई है, जीआई टैग्स का नाम दे दिया गया है विच फर्मली एस्टेब्लिश देयर ओरिजिन इन द कश्मीर रीजन. ठीक है, तो कश्मीर के ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग्स का नाम दिया गया है. नाउ गाइज स्टेट वाइज जीआई टैग प्रोडक्ट्स देख लेते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जोग्राफिकल इंडिकेटर है. ओके गाइस, सो हेयर आर द नेम ऑफ द स्टेट और यहाँ पे जीआई टैग्स दे रखे हैं जिन जिन को दे रखा है. तो वी विल स्टार्ट विद आंध्र प्रदेश जिसमें अगर हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो श्री कलाष्टी कालमकरी, कोंडापल्ली बुमालू, बुधिटी बेल एंड ब्रास मेटल क्राफ्ट, उपदा जामदानी सारीज, बोबिल वीना, दुर्गी स्टोन कार्विंग्स और एतिकोपक्का टॉयज, ये तो हैंडीक्राफ्ट में है. फूड स्टफ की अगर अपन बात करें सो तिरुपति लड्डू, बंदर लड्डू. एग्रीकल्चर में देखें तो गुंटूर सन्नम चिली और बना गना पल्ले मैंगोज, ये सबको जीआई टैग दे रखा है आंध्र प्रदेश से. अरुणाचल प्रदेश का देख लें, हैंडीक्राफ्ट में हो गया ईदू मिश्मी टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर में है खौटाई यानी कि खमती राइस, याक चुरपी. अगला गाइज असम का देख लें तो मूगा सिल्क हैंडीक्राफ्ट से और जुदीमा मैन्युफैक्चर से. बिहार में अगर हैंडीक्राफ्ट से देखें तो माधुबनी पेंटिंग्स जो है और सुजीनी एम्ब्रॉयडरी है. मैन्युफैक्चर में देखें तो भागलपुरी जरदालू और खातरनी राइस, फूड में सिलाओ खाजा. छत्तीसगढ़ से देखें तो बस्तर ढोकरा, चंपा सिल्क साड़ी और फैब्रिक जो कि हैंडीक्राफ्ट से है. गोवा में अगर अपन देखें तो एग्रीकल्चरल से तो है खोला चिली और मैन्युफैक्चर में है फेनी. गुजरात में गई सनखेड़ा फर्नीचर, तंगालिया शॉल, जामनगरी बांधानी बंधानी और मातानी पचेड़ी, ये हैंडीक्राफ्ट से है. एग्रीकल्चर में भालिया वीट. हिमाचल प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट से कुल्लू शॉल हो गए और एग्रीकल्चर में कांगड़ा टी हो गई. झारखंड में हैंडीक्राफ्ट से सोहराय खोवर पेंटिंग हो गई. नेक्स्ट कर्नाटका में गाइस हैंडीक्राफ्ट से मैसूर सिल्क, कसूती एम्ब्रॉयडरी, मोलक
मोला कालमुरु साड़ीज, हैंडीक्राफ्ट में संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी, किन्हल टॉयज, कोल्हापुरी चप्पल। मैन्युफैक्चर में मैसूर सैंडल सोप, मैसूर अगरबत्ती। एग्रीकल्चर में कूर्ग ऑरेंज, कूर्ग ग्रीन कार्डमम, देवनहाली पोमेलो, अपेमिदी पैंगो, बाया दागी चिली, इंदी लिम्बे, मॉनसून मालाबार, रोबस्ता कॉफी, मॉनसून मालाबार अरेबिका कॉफी। ये सब कर्नाटका से जीआई टैग है। अगला मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ीज, महेश्वर साड़ीज और फैब्रिक आपके हैंडीक्राफ्ट से। एग्रीकल्चर में शरबती गेहूं, फूड स्टफ में झाबुआ कादकनाथ ब्लैक चिकन मीट एंड रतलामी सेव। महाराष्ट्र में हमारे पास हो गए नासिक ग्रेप्स, अजारा घंसल राइस, मंगल वेदा जोवर, नवापुर तूर दाल, लसगांव ऑनियन, सांगली रेजन्स, अम्बे मोहर राइस एंड अल्फोंसो मैंगो जो महाराष्ट्र में है। हैंडीक्राफ्ट में कोल्हापुरी चप्पल है यहाँ भी। नेक्स्ट फॉर कर्नाटका, as we have recently discussed for Karnataka. Tamil Nadu, Salem fabric, Kanchipuram silk, Madurai Songudi, Thanjavur painting, Salem silk, Kovai Kora cotton sarees, Rani silk, Patam dye pai, Toda embroidery, Tirubuvam silk sarees, Dingi Gui locks, Kandagi sarees. मैन्युफैक्चर में ईस्ट इंडिया लेदर, मादुराई मल्ली, एरोड मंजल जिसको एरोड टर्मरिक बोलते हैं एग्रीकल्चर में, और कोविल पट्टी, कादलाई मिट्टाई, सालेम सागो ये फूड स्टफ है, और नेचुरल में मार्थंडम हनी। ओके गाइस, फॉर मणिपुर इट इज साफी लम्फी वांगखेई फी, मिजोरम के लिए पौंडम ठोलोह पुआन, उड़ीसा के लिए कुनाक स्टोन कार्विंग, खांडुआ सारी फैब्रिक, गोपालपुर तुसर फैब्रिक, डुंगारिया कोंध एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स। एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर इट्स कंदमल हलादी, कोरापूत कालाजीरा राइस। राजस्थान से गाइस थेवा आर्ट वर्क, मोलेला क्रे वर्क, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एंड पोकरन पोट्री। For natural, it is Makarana marble. For Telangana, guys, it is Pochampalli Ikat, Nimal Toys and Craft, Garhwal Saris, etc. Uttar Pradesh के लिए खुर्जा पॉटरी, महोबा गौरा पत्थर हस्ताशिप etc. वेस्ट बंगाल के लिए नक्शी कांथा बालूचारी सारी etc. दार्जिलिंग ट्री etc. फूड स्टफ में जॉयनगर मोआ etc. लाइकवाइज गाइज यूनियन टेरिटरी की अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, एक एक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, सो आई विल सजेस्ट कि आप यू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज नेम्स कि कौन सा स्टेट का कौन सा जीआई टैग है, एंड ऑल्सो कौन से यूनियन टेरिटरी का कौन सा जीआई टैग है, सो दैट अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू हैंडल दैट क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। एंड या लाइकवाइज यहाँ पर है, एंड ऑल्सो गाइज जॉइंट जीआई टैग के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टेट्स के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कर्नाटका केरला का जॉइंट है, केरला और तेलंगाना का है, महाराष्ट्र गुजरात दादरा नागर हवेली और दमन दीव का है, जैसे वर्ली पेंटिंग हो गई एक्सेट्रा। Okay, so next question, which satellite did ISRO launch on its foundation day? So guys, इसरो ने अपने स्थापना दिवस के दिन एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम है EOS 8 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8, ठीक है, और ये इसका 55th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा गया था जो कि अगस्त 15 2024 को हुआ था, विद द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन दैट दे हैव लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 ऑन दिस पर्टिकुलर डे। Next question is, which article prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazardous occupation? So guys, article 24 is the correct answer. So guys, next question है that what is the average of natural numbers जो कि 1 to 95 तक आते हैं, तो guys इसका correct answer होगा 48, और उसमें आप किस तरह से इसका निकाल सकते हैं natural numbers का average, उसके लिए आपको concept use करना है sum of an AP series and average of a number, उसके बाद ये formulas use करने हैं आपको, ये formula use करने के लिए this is the formula, ठीक है, which is Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d, जिसमें Sn जो है it's the sum of an arithmetic series, n हुआ number of terms,
ए है फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज और डी है कॉमन डिफरेंस, और एवरेज जो है सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स है। फिर इस तरह से जब आप उसको फॉर्मूले में लगा के पूरा कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द नंबर 48 विच इज द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 95. So guys, that brings us to the end of today's video. Those were the very important GK, GS, science, mathematics, equations के जो भी questions थे आपके 18th of December के second और third shift के पेपर में जो आपसे RRB JEE के पेपर में पूछे गए थे उससे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. And yes, if you want to get notified on a timely basis जिससे कि आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पल पल की खबर मिलती रहे, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।